वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज के इस वीडियो में हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हैं जो आपके नेट और फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए बहुत यूज़फुल हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ। आर्थिक वृद्धि की जो अवधारणा है उसको निम्न में से कौन परिभाषित करता है। एक तरह से सबसे पहला हमारा है जो प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि, या फिर दूसरा है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि, या फिर अर्थव्यवस्था में जो संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, आर्थिक वृद्धि होए, उसकी कोई एक सिंगल डेफिनेशन नहीं होती हैं। इसके लिए इकोनॉमिक ग्रोथ को हम जब डिफाइन करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जो इकोनॉमिक ग्रोथ हैं उसमें इकोनॉमी में पर कैपिटा इनकम बढ़ती हैं, प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होता है, इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंजेस जो संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं ये सारे होते हैं। दूसरा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय। आर्थिक विकास की जो अवधारणा है उसमें कौन कौन सी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। सबसे पहला हमारा है कि जो अर्थव्यवस्था है उसमें संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं, और दूसरा हमारा है कि जो अर्थव्यवस्था है उसकी जो व्यावसायिक संरचना है उसमें परिवर्तन होते हैं, या फिर सी हमारा है दोनों ए एवं बी, और डी ऑप्शन हमारा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर्थिक विकास की बात करते हैं तो आर्थिक विकास में अर्थव्यवस्था में स्ट्रक्चरल चेंजेस जो संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं, और साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर सेक्टर का शेयर होता है जीडीपी में वो कम हो जाता है, और लोग एक तरह से प्राइमरी सेक्टर से जो शिफ्ट होते हैं, मतलब सेकेंडरी सेक्टर हैं, टर्सरी सेक्टर हैं, प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की ओर अग्रसर होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन है सी, बोथ, ठीक है, दोनों सही है। नेक्स्ट हमारा है तीसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट। निम्न में से आर्थिक विकास को कौन परिभाषित करता है, या आर्थिक विकास को एक तरह से कौन एक्सप्लेन करता है। सबसे पहला जो ए ऑप्शन है, इम्प्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व। जो अर्थव्यवस्था है उसमें तकनीकी में एक तरह से सुधार होना, या जो उत्पादन है उसमें एक तरह से सुधार होना, या फिर जो वितरण प्रणाली है उसमें सुधार होना, और डी ऑप्शन हमारा है उपरोक्त सभी। तो देखिए, जब हम आर्थिक विकास की बात करते हैं तो आर्थिक विकास में अर्थव्यवस्था में जो टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी है, उसमें सुधार होता है, जो उत्पादन है उसमें वृद्धि होती है, या उत्पादन की जो टेक्नोलॉजी होती है उसमें इम्प्रूवमेंट होता है, अर्थव्यवस्था में जो वितरण प्रणाली है उसमें सुधार होता है। इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सही हैं। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड बाय। जो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था होती हैं उसको हम उसमें कौन कौन सी विशेषताएं एक तरह से देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहला है हाई पर कैपिटा रियल इनकम, की जो अंडर डेवलप जो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था होती हैं वहाँ पे प्रति व्यक्ति जो वास्तविक आय है वो उच्च होती हैं, या फिर दूसरा है जो लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ लेबर फोर्स इन टर्सरी सेक्टर। जो तृतीय क्षेत्र होता है उसमें ज़्यादा श्रमिक कार्य करने वाले होते हैं, या फिर स्टेट ऑफ डेप्रिवेशन ऑफ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, की जो अर्थव्यवस्था है वहाँ पर एक तरह से जनसंख्या एक तरह से ज़्यादा होती है, जनसंख्या का जो अनुपात है वो एक तरह से ज़्यादा होता है, या उपरोक्त सभी। तो देखिए, जो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था होती है वहाँ पे जनसंख्या एक तरह से क्या होती है, ज़्यादा। इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा है फिफ्थ, scarcity of capital, technological backwardness and unemployment are generally found in। किसी अर्थव्यवस्था में जो पूंजी है उसकी कमी, और जो तकनीकी स्तर है उसका अभाव हम कह सकते हैं, या उसका पिछड़ापन कह सकते हैं, और जो बेरोजगारी की समस्या है वो कहाँ पे पाई जाती हैं। तो इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था जहाँ पर टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस होती हैं,
अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी की समस्या होती हैं, पूंजी का एक तरह से अभाव पाया जाता है। तो ऐसी इकोनॉमी को एक तरह से हम क्या कहते हैं, अंडर डेवलप। जो अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, जो अल्प विकसित देश होते हैं, वहां पर ऐसा पाया जाता है। इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा है सिक्स्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। निम्न में से कौन अल्प विकसित अर्थव्यवस्था को बताता है। सबसे पहला है हाई लेवल ऑफ इनइक्विलिटीज, जो असमानताएं होती हैं वो ज़्यादा पाई जाती हैं। दूसरा है जो पूंजी है उसकी उत्पादकता कम होती है। तीसरा है वहाँ पर एक तरह से सामान्यतः बंद अर्थव्यवस्था होती हैं। या फिर सी है हमारा जो डी ऑप्शन है वो है उपरोक्त सभी। तो हमारा जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट हमारा है सेवंथ, कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज इज अ मेजर बोटलनेक, द रीजन कैन बी। कि जो पूंजी निर्माण होता है वो अल्प विकसित देशों में एक तरह से बोटलनेक का काम करता है, विकास में एक तरह से बाधा का काम करता है। तो इसके पीछे क्या कारण है। तो सबसे पहला जो कारण हमको दे रखा है वो है स्मॉल साइज ऑफ मार्केट विथ नो इंसेंटिव फॉर इन्वेस्टमेंट। की जो बाजार का आकार होता है वो एक तरह से क्या होता है, छोटा होता है और लोगों में निवेश की प्रेरणा का अभाव होता है। दूसरा है कि जो आय का स्तर होता है वो निम्न होता है और डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट है। और वो डी ऑप्शन हमारा है उपरोक्त सभी। तो देखिए जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं उसमें विकास में एक तरह से बाधा होती है, वो इन सभी कारणों से हो सकती है। इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। जो कैपिटल फॉर्मेशन की अगर हम बात करते हैं तो कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब एक तरह से क्या होता है कि जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है टूल्स में, उपकरण में, हम कह सकते हैं मशीनरी में, कह सकते हैं बिल्डिंग में, कह सकते हैं। तो इनमें जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो एक तरह से जो अंडर डेवलप कंट्रीज होती है वहाँ पे एक तरह से क्या होता है, ये कम होता है। इसलिए हम कहते हैं कि वहाँ पे एक तरह से क्या होती है, इनइक्विलिटीज होती हैं। नेक्स्ट हमारा जो है एट्थ है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द राइट वंस। निम्न कुछ हमको स्टेटमेंट दे रखे, कथन दे रखे हैं, उनको हमको देखना है और इनमें से कौन सा कथन सही है वो हमको बताना है। सबसे पहला हमारा है फर्स्ट कथन दे रखा है, यहाँ पे स्टेटमेंट है हायर लेवल ऑफ कैपिटल आउटपुट रेशियो इंडिकेट इफिशिएंट यूज ऑफ कैपिटल। यदि जो पूंजी उत्पाद अनुपात होता है हमारा COR, पूंजी उत्पाद अनुपात अगर उच्च लेवल का होता है, उच्च स्तर का होता है, तो ऐसी स्थिति में वो क्या दर्शाता है, पूंजी की दक्षता को दर्शाता है। पहला कथन तो ये है, तो ये गलत है एक तरह से। कि हाई लेवल ऑफ कैपिटल आउटपुट रेशियो एक तरह से क्या बताता है, इनएफिशिएंट यूज ऑफ कैपिटल। की जो पूंजी है उसका पूर्ण रूप से या दक्षता से प्रयोग नहीं हो रहा, ये बताता है। और दूसरा जो हमारा स्टेटमेंट है, इट रिफ्लेक्ट्स द प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इन इकोनॉमिक। ये एक तरह से क्या बताता है, अर्थव्यवस्था में जो पूंजी है उसकी उत्पादकता को दर्शाता है। तो देखिए जब हम COR जो कैपिटल आउटपुट रेशियो है वो एक तरह से क्या बताता है कि आउटपुट जो है उसकी एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए, आउटपुट की किसी वस्तु की एक इकाई को उत्पादित करने के लिए पूंजी की कितनी इकाइयों की आवश्यकता है। नंबर ऑफ यूनिट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ आउटपुट, इसको हम क्या कहते हैं, COR कहते हैं। और COR अगर हाई लेवल है इसका मतलब क्या हो गया, जो कैपिटल है उसका जो यूज है वो एक तरह से क्या है, इनएफिशिएंट है। मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है वो तो रॉन्ग है और दूसरा वाला जो है वो क्या है, सही है। इसलिए जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, हमारा ऑप्शन बी, ओनली सेकंड जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है नाइन्थ, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द राइट वंस। की जो
हमको कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखे हैं, उनको हमको देखना है और हमको बताना है कि दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट जो है कथन है वो सही है। फर्स्ट हमारा है COR कैपिटल आउटपुट रेशियो इज रिलेटिवली लो इन लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स, कि जहाँ पर श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग किया जाता है, श्रम का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर एक तरह से COR क्या होता है, कम होता है। और दूसरा है COR विल बी हाई इन कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर, जहाँ पे पूंजी का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है वहाँ पे एक तरह से क्या होता है, जो कैपिटल आउटपुट रेशियो है वो ज़्यादा होता है। तो ये हमारे जो दोनों कथन है, दोनों स्टेटमेंट है वो सही हैं, इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। COR कम है इसका मतलब क्या हो गया, वहाँ पर लेबर का यूज़ ज़्यादा हो रहा है, और COR ज़्यादा है इसका मतलब क्या हो गया, वहाँ पर कैपिटल इंसेंटिव जो टेक्निक है उसका यूज़ किया जा रहा है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। नेक्स्ट हमारा है 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट स्ट्रेटजी ऑफ बैलेंस ग्रोथ इज राइट, कि जो संतुलित वृद्धि की हम बात करते हैं, संतुलित वृद्धि की जो अवधारणा है, संतुलित वृद्धि की जो व्यूह रचना है, रणनीति हम कह सकते हैं, उसके बारे में कौन सा कथन सही है। फर्स्ट हमारा जो स्टेटमेंट इसमें दे रखा है वो है साइमल्टेनियस इन्वेस्टमेंट इन ऑल सेक्टर्स, जो अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र होते हैं वहां पर सभी क्षेत्रों में एक साथ निवेश किया जाता है। और दूसरा क्या है, ऑल सेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट। तो इन दोनों में से अगर हम देखें तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो सही है, मतलब जो बैलेंस ग्रोथ की हम बात करते हैं तो बैलेंस ग्रोथ का जो कंसेप्ट वो क्या कहता है, अर्थव्यवस्था के जितने भी सेक्टर से अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में एक साथ निवेश किया जाता है, क्योंकि जो सारे सेक्टर्स होते हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं। और जब इकोनॉमी के सारे सेक्टर आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, जब उन सभी क्षेत्रों में एक साथ इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो इससे जो ग्रोथ रेट है वो एक तरह से क्या होगी, फास्ट होगी, तेजी से ग्रोथ रेट होती है। तो हमारा जो सही आंसर वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट स्ट्रेटजी ऑफ अनबैलेंस ग्रोथ इज राइट, कि जो असंतुलित वृद्धि की हम बात करते हैं तो असंतुलित वृद्धि की जो रणनीति है उसके संदर्भ में कौन सा कथन इनमें से सही है। सबसे पहला है कि जो डिलिबरेट इम्बैलेंस इन फेवर ऑफ सम सेक्टर्स, की अर्थव्यवस्था के जो कुछ क्षेत्र होते हैं वहां पर एक तरह से असंतुलित विकास किया जाता है, और साइमल्टेनियस इन्वेस्टमेंट ऑल सेक्टर्स की अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में एक साथ निवेश किया जाता है। तो देखिए जब हम अनबैलेंस ग्रोथ की बात करते हैं तो अनबैलेंस ग्रोथ की जो कंसेप्ट वो एक तरह से क्या कहता है कि अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में ही क्या करना चाहिए, पहले इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जब अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो वहां पर पर्याप्त मात्रा में पूंजी की उपलब्धता हो जाएगी, जिससे इकोनॉमी के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हमारा जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, कि जो अनबैलेंस ग्रोथ का कंसेप्ट है वो क्या कहता है, अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में ही क्या करना चाहिए, पहले इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इकोनॉमी का जो डेवलपमेंट कर रहे हैं वो एक तरह से इम्बैलेंस तरीके से करना चाहिए, सारे क्षेत्रों में सभी जो सेक्टर्स उनमें इन्वेस्टमेंट एक साथ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है 12th, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द राइट वंस। फर्स्ट हमारा है अनबैलेंस ग्रोथ स्ट्रेटजी इज ऑल्सो नोन एज महलनोबिस स्ट्रेटजी। जो असंतुलित वृद्धि की हम बात करते हैं तो असंतुलित वृद्धि की जो व्यूह रचना है, रणनीति है, उसको एक तरह से महलनोबिस व्यूह रचना या रणनीति कहा जाता है। और दूसरा है दिस स्ट्रेटजी वाज एडॉप्ट इन इंडिया आफ्टर द 7th 5-year प्लान, की इस व्यूह रचना को, रणनीति को भारत में 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद में अपनाया गया था। तो देखिए इन दोनों स्टेटमेंट में अगर हम देखें तो जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, सही है, इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए। फर्स्ट अनबैलेंस ग्रोथ स्ट्रेटजी की अगर हम बात करते हैं तो इसको महलनोबिस स्ट्रेटजी कहते हैं। ये जो कंसेप्ट है इंडिया में जो 2nd 5-year प्लान है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में एक तरह से इसको अपनाया गया था। 2nd 5-year प्लान में क्या किया गया था, जो इंडिया है उसमें जो इंडस्ट्रियल सेक्टर हैं, जो हेवी इंडस्ट्री हैं, उनके
डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा एक तरह से जोर दिया गया था। बाकी के जो सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर्स हैं, सर्विस सेक्टर हैं, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया गया था। ज़्यादा फोकस जो है वो किसके ऊपर किया गया था, जो सेकेंडरी सेक्टर हमारा है, जो हैवी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया, और इसी को एक तरह से महलनोबिस स्ट्रेटजी कहा जाता है। तो सही आंसर हमारा क्या हो गया, फर्स्ट कंसेप्ट जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है 13, द कंसेप्ट ऑफ PQLY was developed by PQLI, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, जिसको हिंदी में हम कहते हैं भौतिक गुणवत्ता का सूचकांक। ठीक है, फिजिकल क्वालिटी, भौतिक गुणवत्ता, लाइफ, जीवन जो सूचकांक है वो जो डेवलप किया गया था किसके द्वारा किया गया था, तो देखिए PQLI का जो कंसेप्ट है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया था, 1970 का जो मिड था, 1970 का जो दशक है उसके मध्य में मॉरिस डी मॉरिस, इनके द्वारा एक तरह से ये डेवलप किया गया था। इसलिए हमारा जो सही आंसर वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। और कहाँ पे किया गया था, US ओवरसीज डेवलपमेंट काउंसिल है वहाँ पे किया गया था। इसके 3 पैरामीटर्स हैं, ठीक है, जिसको आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है द पैरामीटर्स ऑफ द PQLI, जो PQLI का कंसेप्ट है उसके कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, तो देखिए इसके 3 पैरामीटर्स हैं। एक तो हमारा है जीवन प्रत्याशा, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स है, जीवन प्रत्याशा सूचकांक है। दूसरा क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडेक्स, जो लोगों का जीवन स्तर होता है या जिसको हम इनकम कह सकते हैं। और तीसरा है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो शिशु मृत्यु दर है। तो ये तीनों एक तरह से क्या हैं, इसके पैरामीटर्स हैं। तो हमारा जो सही आंसर है, सॉरी, अच्छा PQLI 3 इसमें दे रखे हैं, तो PQLI की बात की गई तो देखिए PQLI में 3 हैं। 3 कौन कौन से हैं, एक तो जीवन प्रत्याशा है, दूसरा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडेक्स इसमें नहीं है, इनकम इसमें नहीं है। मतलब इनकम का जो ये हमारा जो सेकंड ऑप्शन है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडेक्स, ये HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें है। PQLI में केवल फर्स्ट वाला है और सी वाला है। तो हमारा जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ए और सी। देखिए PQLI में 3 पैरामीटर्स हैं, तो 2 तो हमारे पास में यहाँ पे दे रखे हैं, ए और सी। और तीसरा जो हमारा है वो क्या है, बेसिक लिटरेसी रेट क्या है, लिटरेसी रेट वाला जो ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे नहीं दे रखा है। नेक्स्ट है 15th, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द राइट वंस, कि हमारे पास में 2 स्टेटमेंट रखे हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द ऑक्सफोर्ड PHI पब्लिशेस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, और दूसरा है द HDR इज पब्लिश्ड बाय बेनियली। अब देखिए दोनों कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI रिपोर्ट जो है वो एक तरह से ऑक्सफोर्ड के द्वारा, ऑक्सफोर्ड जो PHI हैं उनके द्वारा पब्लिश नहीं की जाती। इसको कौन पब्लिश करता है, ह्यूमन डेवलप इंडेक्स जो है वो UNDP के द्वारा पब्लिश किया जाता है। और कब से पब्लिश किया जाता है, 1990 से। ठीक है, HDI का जो कंसेप्ट है वो कब से प्रारंभ हुआ, 1990 से। और इसको जो पॉपुलर किया था, इसको जो डेवलप किया था वो किसने किया था, पाकिस्तानी इकोनॉमिक्स ने, अर्थशास्त्री हैं महबूब उल हक, उनके द्वारा 1990 में। और HDI के बारे में जो रिपोर्ट हैं वो UNDP के द्वारा 1990 से रेगुलर एक तरह से पब्लिश की जा रही हैं। ठीक है, इसलिए हमारा जो ये दोनों कथन एक तरह से क्या हैं, गलत हैं। तो हमारा जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, दोनों जो स्टेटमेंट है वो। नेक्स्ट हमारा है 16th, द कंसेप्ट ऑफ HDI वाज पॉपुलराइज्ड बाय, जो मानव विकास सूचकांक है उसका जो कंसेप्ट है, अवधारणा है, वो किसके द्वारा पॉपुलर किया गया या विकसित किया गया था, तो अभी बताया था 1990 में पाकिस्तान के जो अर्थशास्त्री हैं महबूब उल हक, इनके द्वारा इस कंसेप्ट को खोजा गया था, डेवलप किया गया था। जो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 17th, 17वां,
द कंपोनेंट्स ऑफ HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो हैं उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से उसके घटक होते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था, जैसे इसमें 3 घटक लिए गए हैं। कौन कौन से? फर्स्ट जो हमारा है, एक तो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स है, दूसरा जो है वो है इनकम है, और एक हमारा जो है वो है एजुकेशन। ठीक है, 3 कंसेप्ट। तो यहाँ पर केवल जीवन प्रत्याशा सूचकांक हमको दे रखा है, बाकी ये इन्फेंट वाला जो है वो इसमें नहीं है, HDI में नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि केवल ऑप्शन ए लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स जो जीवन प्रत्याशा सूचकांक है वो HDI में। इसके अलावा दूसरा कौन सा है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, जो लोगों का जीवन स्तर होता है या इनकम होती है। और तीसरा कौन सा है? एजुकेशन को लिया गया है। ठीक है, 3 इसके कंपोनेंट है HDI के। नेक्स्ट है हमारा 18th, द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है MPI हैज बीन डेवलप्ड बाय। इसको किसने डेवलप किया है? बहुआयामी निर्धनता सूचकांक हम कहते हैं इनको। तो ये जो डेवलपमेंट इसको किया गया वो किसने किया था? ऑक्सफोर्ड HDI के द्वारा। इसलिए से आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। और इसको कब से डेवलप किया गया? सबसे पहले 2010 में, 2010 में इसको खोजा गया था, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक। मतलब इनको एक तरह से ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी कहा जाता है, ग्लोबल MPI। और इसमें 3 कंपोनेंट इसके कौन कौन से? एक तो हेल्थ है, दूसरा एजुकेशन है, और तीसरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसके जो कंपोनेंट है वो ही तीनों कंपोनेंट जो है वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के हैं। नेक्स्ट हमारा है 19वां, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ MPI। जो हमारा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक है, उसका कंपोनेंट इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए इसके 3 कंपोनेंट से जो HDI के हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हैं, हेल्थ हैं, एजुकेशन है, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों का जीवन स्तर हो गया, शिक्षा हो गया, और स्वास्थ्य हो गया। तो ऑप्शन जो हमारा सी है, ऑक्यूपेशन जो व्यवसाय है, ठीक है, वो इसमें नहीं लिया गया है। नेक्स्ट हमारा है 20वां, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द राइट वन। फर्स्ट है, each indicator in educational dimension is equally weighted at 1/6. Each indicator in standard of living is equally weighted at 1/8. कि जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है उसमें जो एजुकेशनल डायमेंशन है उसको क्या वेट दिया गया है? 1/6। और जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको क्या दिया गया है? 1/8। तो देखिए फर्स्ट वाला जो हमारा स्टेटमेंट है वो सही है, सेकंड वाला एक तरह से गलत है। देखिए इसमें जो कंपोनेंट्स हैं उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो अलग अलग डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं उनमें से कुछ को तो 1/6 का वेटेज दिया गया है, और कुछ इंडिकेटर को 1/18 का दिया गया है। ठीक है, इसलिए फर्स्ट तो हमारा सही है, लेकिन 1/8 किसी को भी नहीं दिया गया है। इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए।